इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत 3 तारीख को मतगणना होनी है। मतलब ये एकदम साफ है कि इस समय तक 3 तारीख को पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी। अभी लगातार हमारे पास कई जगह से फ़ोन आते हैं, जहाँ पे भी हम लोग फील्ड पे जाते हैं, एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है, किसकी सरकार बन रही है। और चूँकि अब हम लोगों का जो फोकस है हमारे चैनल का वो पूरे देवास ज़िले पे ही है, तो इस समय देवास को लेके भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। कोई पूछता है कि देवास में कौन जीत रहा है, कहीं कोई खातेगांव को लेके सवाल होते हैं, कहीं बागली, कहीं सोनकच्छ। तो आज की इस बातचीत में हम केवल देवास ज़िले की जो 5 सीट हैं उस पे ही बात करेंगे और हमारा जो विश्लेषण है, जो हमने अपना आकलन किया है, उस आधार पर देवास ज़िले की जो 5 सीट हैं उसमें क्या स्थिति रहने वाली है, इस पे हम बातचीत करेंगे। इससे पहले हम एकदम पीछे चलते हैं और उस दौर से अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी। बहुत अच्छे से मुझे ध्यान है कि देवास की 5 सीटों में टिकट की घोषणा नहीं हुई थी, बावजूद जो भाजपा के वर्तमान विधायक हैं वो पहले से ही सक्रिय थे। इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये बात इसलिए यहाँ पर मैं दोहरा रहा हूँ कि उनकी सक्रियता पहले से ही बनी हुई थी। और ये बात और है कि टिकट फाइनल होना है या नहीं होना है वो प्रश्न नहीं था, सिर्फ ये था कि पिछले 6 महीने पहले से उन्होंने अपनी सक्रियता और बढ़ा दी थी। मान लीजिए देवास विधानसभा क्षेत्र में हम देखें तो गायत्री राजे पवार लगातार सक्रिय थी, लगातार उनके आयोजन हो रहे थे और एक जो फील्डिंग होती है, एक जो बिशात होती है, वो पहले से ही तैयारी उनकी कह सकते हैं कि चुनाव को केंद्र में रखकर ही की जा रही थी। उधर खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में देखें तो वहाँ आशीष शर्मा लगातार सक्रिय बने हुए थे। इधर हाटपिपलिया में आए तो यहाँ मनोज चौधरी, उनकी सक्रियता थी। सोनकच्छ है, बागली है, ये सब जो है सुगबुगाहट शुरू होने से पहले से ही इस तरह की फील्डिंग बिछना शुरू हो गई थी। फिर दौर शुरू हुआ था कि साहब टिकट किसको मिलना है। जब पहली सूची भाजपा की ओर से जारी हुई जिसमें नाम स्पष्ट हुए, फिर इसके बाद कांग्रेस की सूची कब आएगी, ये सारे सवाल खड़े होने लगे। फिर ये चलता रहा, फिर सेकंड सूची जारी हुई, फिर कांग्रेस की सूची आई, फिर इस तरह से कई सारी कवायद चलती रही। अंततः देवास को लेके पेंच फंस गया। फिर बहुत सारी बातें चलती रहीं कि यहाँ पे प्रवेश को टिकट मिलेगा, कि प्रदीप को टिकट मिलेगा। इन सब के बीच में बहुत सारी कई सारे सवाल, कई सारी कवायदें, कई सारे कयास लगाए जाते रहे और अंततः फिर टिकट भी फाइनल हुआ। मतलब जब पूरी तरह से तस्वीर साफ हुई, जब तक कई सारे विश्लेषण, कई सारे समीकरण बदल चुके थे और उस दौर को फिर से इसलिए याद करना आवश्यक है कि जैसे मुझे एक बात याद आती है, हाटपिपलिया से ठाकुर राजवीर सिंह बघेल हमारे स्टूडियो में ही बहुत पहले, जब पहली बार लगभग 3-3.5 माह पहले राजवीर सिंह बघेल यहीं स्टूडियो में आए थे, बातचीत हो रही थी। तब हमने ये दोहराया, उनसे ही बातचीत हुई कि आपका तो टिकट फाइनल है। तब उनने बताया कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है और उनने भी यही कहा कि हम तो फाइनल हो या ना हो, लेकिन जो हमारा जो क्षेत्र है उसमें हमारी सक्रियता पहले से ही बनी हुई है। मतलब राजवीर सिंह बघेल भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे,
क्योंकि ये आप लोग भी जानते हैं, सज्जन वर्मा ने एक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इस बार ठाकुर राजवीर सिंह बघेल को ही कांग्रेस से टिकट मिलना है। इसके बाद कई सारे नाराज़गी की स्थिति बनी थी, हालांकि वो फिर एकदम से मामला शांत हो गया था और अंततः टिकट फाइनल हुआ ही ठाकुर राजवीर सिंह बघेल का। तो जब दोनों ही दलों से पांचों, इस बीच में दीपक जोशी की बात कर लेते हैं, खातेगांव विधानसभा में भी बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति अंतिम दौर में बनी रही। अंतिम दौर से मतलब टिकट फाइनल होने का जो समय था, उस समय कहीं दूसरे नाम आते, कहीं एक दिन बाद फिर स्थिति बदल जाती। अंततः दीपक जोशी के नाम पे मोहर लगी और उसके बाद की स्थिति भी आपको मालूम है कि किस तरह से विरोध हुआ, किस तरह से आक्रोश की स्थिति सामने आई। हालांकि शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद दीपक जोशी के लिए पक्ष में उनके ही समर्थक और उनकी पार्टी के लोग एक मजबूती के साथ मैदान में उतरे और उस दौर के 8 दिन बाद की स्थिति देखें तो जो पहले दिन या टिकट के फाइनल होने के 1-2 दिन पहले तक दीपक जोशी के लिए जो माहौल था वो एकदम से बदल गया था। अंतिम दौर तक वहाँ पे कांटे की टक्कर की बात उठने लगी थी। इधर बागली में ज़रूर वो जिला बनाओ वाला जो मामला था, वो अभियान बहुत गरमाया हुआ था। इसमें एक चीज़ ज़रूर ये देखने में आती है कि जब टिकट फाइनल नहीं हुए थे उसके पहले तक ये बहुत तेज़ी से अभियान चला, लगातार चलता रहा। लेकिन जब जैसे ही इनका टिकट कैंसिल हुआ, भाजपा के जो विधायक हैं, क्या नाम है उनका, पहाड़ सिंह कन्नौजे का जब टिकट कैंसिल हुआ और मुरली भबरा को टिकट दिया गया, इधर कांग्रेस से फाइनल हुआ, उसके बाद से उनका अभियान भी एकदम पीछे चला। चुनाव में भी इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा खुल के विरोध देखने में नहीं मिला। हालांकि अब अंदर क्या हुआ ये तो 3 तारीख को स्थिति स्पष्ट होगी। ये सब चर्चाएं हम इसलिए कर रहे हैं कि पुराना जो पिछला जो दौर था, जिसमें जनसंपर्क का जो दौर था, जनसंपर्क की बात से याद आती है कि कुछ दिन ही बचे थे वोटिंग के। उसी बीच में हाट पिपलिया से भाजपा प्रत्याशी मनोज चौधरी के पैर में भी फ्रैक्चर आ गया था और उस दिन भी फिर शाम की बात थी। उसके बाद वो एक निजी अस्पताल में गए और कई सारी चर्चाएं होती रही, उनके समर्थकों को भी काफ़ी सारी चिंताएं हुई। हालांकि वो इसके बाद भी उनकी जो रफ्तार थी वो कम नहीं हुई। इधर सोनकच्छ में देखें तो ये जो पूरा एक जो चित्र था टिकट फाइनल होने का, उसमें डॉक्टर राजेश सोनकर इस मामले में लकी कहे जा सकते हैं कि सबसे पहले उनका टिकट फाइनल हुआ। देवास की 5 विधानसभा में दोनों दलों के प्रत्याशियों में पहले प्रत्याशी सोनकच्छ से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश सोनकर, जिनका फर्स्ट टाइम में टिकट पहले फाइनल हो गया था, जिससे उनको प्लस ये रहा कि उनको क्षेत्र को समझने में, क्षेत्र के लोगों से जुड़ने में काफ़ी ज़्यादा समय मिला और ये एकदम कहा जा सकता है कि उन्होंने इस समय का भरपूर लाभ उठाया, पूरी तरह से सक्रिय बने रहे और जिस तरह से चुनाव लड़ने के जो सलीके हैं, जो गंभीरता है, जो मैनेजमेंट है, वो उनके चुनाव लड़ने की जो शैली में निश्चित तौर से दिखाई देता है। ये पूरी प्रक्रिया इधर गायत्री राजे पवार लगातार उनकी सक्रियता के कारण हम चुनाव प्रचार के दौरान देखते रहे कि कई बार उनके स्वास्थ्य को लेके भी बातचीत आई कि बहुत ज़्यादा थकावट कई बार मंचों पर दिखाई दी, खांसी लगातार चलती रही, पानी की बोतल अक्सर उनके साथ ही रहती थी, बोलते बोलते कई बार खांसी आ जाती थी, बीच में उनको रुकना पड़ता था। अंतिम दौर तक बहुत धुआंधार प्रचार चला और इसी बीच त्यौहार भी था। प्रशासन इधर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश में था और इसी बीच में त्यौहार का जो
शांतिपूर्ण वातावरण है, त्यौहार अच्छे से निपट जाएं, चुनाव भी शांति से निपटें और मतदान का प्रतिशत भी अच्छा बना रहे। इन तमाम कवायद के बीच प्रशासन के सामने एक चुनौती थी जिसको बखूबी निभाया गया। त्यौहार भी अच्छे से निपटे, मतदान भी शांति से हुआ और कई सारे विश्लेषण भी चलते रहे। अब दौर आ गया, आज एग्जिट पोल भी आ गया है, अभी 1-2 घंटे बाद बहुत कुछ स्थिति साफ हो जाएगी। तो प्रश्न कई बार हमसे ये पूछा जाता रहा, आज भी कई सारे दर्शकों के फ़ोन आए कि आपने अपना जो आकलन है, जो अपना विश्लेषण है, आपकी क्या समीक्षाएं हैं, वो अभी तक स्पष्ट नहीं किया। हालांकि कई बार हम अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ स्पष्ट न करते हुए, एक बार हमने एक एपिसोड जारी किया था शतरंज की चालों को लेकर, उसमें बहुत कुछ हमने अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट किया था। अब चूँकि समय है 3 तारीख को, इस समय तक तो पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। जहाँ तक हमारा अपना जो विश्लेषण है, हमारी टीम के साथ जो डिस्कशन है, जब हम लोग फील्ड पे जाते थे, हमारे साथ इरफान भाई थे, हमारे डिजिटल एडिटर अंकित जी थे, हमारी टीम के और भी साथी थे। जब हम लोग फील्ड पे पहुंचते तो हमने जनता के बीच भी गए, उनसे बातचीत की, जनता का मूड भी जाना, गांव-गांव गए, हर विधानसभा क्षेत्र के गांव में गए, प्रत्याशियों से हमने अलग से भी साक्षात्कार किए और फील्ड में जाके उनके प्रचार के दौरान भी विकास के मुद्दों पर बात की। तो हमने जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जो माहौल देखा, जो जनता का मूड देखा, उसके बाद जो हमारा विश्लेषण सामने आता है, जैसे मान लीजिए देवास विधानसभा क्षेत्र में यदि हम देखें तो भाजपा से गायत्री राजे पवार की जो सक्रियता की बात हो रही थी कि वो पहले से ही सक्रिय बने रहे और चुनाव के कुछ दिन पहले तक तो बात विकास की ही होती रही। जब भी हमारी उनसे बात होती थी, जब भी साक्षात्कार होते थे, उनका फोकस पूरी तरह देवास विधानसभा के विकास पर ही होता रहा। हालांकि अंतिम दौर में जब आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनी, तब थोड़े उनकी कुछ बातचीत में बदलाव दिखता है। लेकिन इधर कांग्रेस की तरफ से जैसे ही प्रदीप चौधरी का टिकट फाइनल हुआ तो एकदम से जो लहर बनना शुरू हुई, 1-2 दिन काफ़ी ज़्यादा माहौल प्रदीप चौधरी का एकदम से एक ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देता हुआ सामने आया। हालांकि इस बीच में एक बड़ा प्रश्न जो पहले से ही देवास में लेके उठता रहा कि कांग्रेस की जो आपसी जो मजबूती है, जो यहाँ के जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो उनका जो आपस का एक मंच पर खड़े हो जाना एक बड़ा प्रश्न था। एक बार प्रदीप चौधरी हमारे स्टूडियो में भी आए थे, तब भी हमने उनसे ये सवाल किया था कि मान लीजिए आपका टिकट फाइनल होता है तो जो पहले भी चुनाव में हमने देखा कि आपके ही संगठन के लोग एक साथ खड़े नहीं हो पाते हैं, ये एक बड़ी बात सामने आती। तो जिस तरह से माहौल 1-2 दिन बना और यदि कांग्रेस के लोग एक साथ होते हुए देखने का एक जो सवाल था, वो सवाल अंतिम दौर तक बना रहा। कुछ अंतिम समय में कुछ बड़े नेता साथ में दिखाई दे, हालांकि इन नेताओं से जब हमने बातचीत की तो वो उनने अपनी अपनी बात रखी। कहीं किसी की दूसरे ज़िले में जिम्मेदारी थी, कहीं किसी की दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जिम्मेदारी थी, इस तरह की बातें कहते रहे। और हालांकि प्रदीप चौधरी ने कोरोना के काल में जो सेवाएं दी, उसको वो केंद्र में रख के विकास की कुछ बातें भी लेकर आए। लेकिन यहाँ एक कमी जो दिखाई देती है कि एक जो पूरा स्पष्ट विजन जनता के दिमाग में 5 साल का जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरह बिठाने में और अधिक कामयाब होने की गुंजाइश अंततः बनती हुई दिखाई देती रही, जो पूरी नहीं हो पाई। मतलब यहाँ के जो आंकड़े हैं, यहाँ के यदि विकास पर फोकस करते हुए देखा जाए तो निश्चित तौर से पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार दोनों ही पक्षों से पूरी तरह से तमाम कोशिशें हुई, तमाम तरह की जोर भी, कई सारी एक जो माहौल चुनावी था, जैसे एमजी रोड पे
अंतिम दौर की बात है, अंतिम दिन प्रचार की बात थी जब दोनों ही दल से प्रत्याशी सामने आए और एकदम से बहुत बड़ा भारी एक माहौल बनता गया। तो ये जो माहौल था वो जो ग्राफ है घटता बढ़ता दिखाई देता रहा। इन सब के बीच में कई सारी बातें उठती रहीं, लेकिन जो हमारा जो आकलन कहता है कि यहाँ के परिणाम भी, देवास विधानसभा क्षेत्र के परिणाम भी भाजपा के पक्ष में ही रह सकते हैं। ये भले ही जो अंतर है वो जो लीड है, जो वोटों का जो अंतर है वो कम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी जो परिणाम हैं वो भाजपा के पक्ष में ही जाते दिखाई देते हैं। ये जो पूरा विश्लेषण है इस आधार पर ये कहा जा सकता है। अब हम खातेगांव की तरफ चलते हैं। तो खातेगांव में जब भी हम उस क्षेत्र में दौरे पर जाते, इरफान भाई के साथ जाते, उनसे जब हम उनके अनुभव के आधार पर बातचीत करते, हमारे स्थानीय जो साथी हैं रिपोर्टर प्रदीप सोत्री के साथ भी कुछ हम अपनी बातचीत शेयर करते, उसमें भी ये हम बार बार देखते रहे जो एक बात वहाँ पे जो निकल के आती है आशीष शर्मा के मामले में, कि आशीष शर्मा का ज़मीनी जुड़ाव वहाँ पे है। मतलब कई बार हम रूबरू भी देखा हमने कि वो जिस तरह से वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। एक बार शायद हम पहली बार जब आशीष का इंटरव्यू लेने गए तो वहाँ कोई एक वो जादू दिखाने वाला कोई एक बच्चा बैठा हुआ था, वो उनके बीच में बैठ के ही उसी के साथ हंसी मजाक करते हुए दिखाई देते हैं। चुनाव प्रचार में भी कई बार कहीं वो हमें गाना गाते हुए दिखाई देते हैं, कभी बहुत सहज भाव से लोगों के बीच में। एक बार और किसी गांव में थे हम, कहीं कोई ग्रामीण बाइक से आ रहे हैं, वो अपनी टोपी उठाते हैं और उनको पहना देते हैं। मतलब वो जो मतदाताओं के बीच और उनका और जो मतदाताओं के बीच का जो संबंध है वो उनकी सरलता उनके लिए बहुत प्लस होती दिखाई देती है। इस जो रिलेशन है, ये रिलेशन कहीं ना कहीं दीपक जोशी के लिए चुनौती बनता हुआ दिखाई देता है। हालांकि अंतिम दौर तक कई बड़े चेहरे दीपक जोशी के पक्ष में जुड़ते हुए दिखाई दिए। कई सारा माहौल अंतिम दौर तक बात कांटे की टक्कर की आती रही है, जो दीपक जोशी के सामने एक जो चुनौती रही। हालांकि अंतिम दौर में कई सारे बड़े चेहरे सामने आए, लेकिन फिर वही बात कि आशीष शर्मा का जो रिलेशन है वोटर्स के बीच का, वो कहीं ना कहीं दीपक जोशी के लिए एक बड़ी चुनौती बनता हुआ दिखाई देता है। हालांकि उनका अनुभव, उनका चुनाव लड़ने का जो तरीका और जिस तरह से शुरुआत में जो माहौल बना और फिर उनने जो अपने पक्ष में कई सारी स्थिति अंतिम दौर तक, तो बहुत से नेमावर में तो आखिरी दिन बहुत बड़ी भारी भीड़ थी उनके साथ, कई सारे मुद्दे थे। लेकिन इन सब के बीच में भी यदि तमाम विश्लेषण और बहुत बारीकी से देखा जाए तो यहाँ पे भी जो परिणाम हैं बहुत अंतर बहुत कम रह सकता है दोनों के बीच में, लेकिन भाजपा के पक्ष में यहाँ पे भी परिणाम जाते हुए दिखाई देते हैं। अब बात यदि हाटपिलिया विधानसभा क्षेत्र की हम करते हैं तो यहाँ पे इस बार ठाकुर राजवीर सिंह बघेल ने चुनाव बहुत शिद्दत से लड़ा है, ये कहा जा सकता है। उनके छोटे भाई भी लगातार सक्रिय रहे, पूरा मैनेजमेंट देखते रहे और वो प्रारंभ से ही ये कहते रहे कि हमारे और मतदाताओं के बीच का जो रिलेशन है वो पारिवारिक रिलेशन है। इधर आपके भाजपा से जो प्रत्याशी मनोज चौधरी हैं, वो हालांकि विकास की कई सारी बातचीत होती रही, एक विकास के कई सारे बड़े प्रोजेक्ट भी स्वीकृत हुए, और लेकिन बीच बीच में कुछ उनके विरोध में जो सामाजिक स्तर पर भी एक दो वीडियो वायरल हुए। एक बार यहाँ पे थोड़ा फ्लो टूट रहा है यार,
वो तो आप हटा देना उसको। तो यहाँ हाटबलिया विधानसभा क्षेत्र का जो जिस तरह का विश्लेषण है, जो वहाँ की जो समीक्षाएं हैं, उसको बहुत बारीकी से अध्ययन करने पर, बहुत बारीकी से विश्लेषण करने पर ये देखा जा सकता है। इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है तमाम बातों में कि जैसे मान लीजिए यहाँ हाटपिलिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से पूर्व जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत भी अंतिम दौर तक टिकट की मांग करते रहे हैं। इस बात को भी विश्लेषण के दौरान इसका भी ख्याल रखना होगा, इसको भी नहीं नकारा जा सकता है। दूसरा, सामाजिक स्तर पर भी जब हम लोग कई सारे गांव में गए तो भाजपा प्रत्याशी को लेके ये बात भी उठती रही कि वो जिस तरह से उनने पार्टी बदली, वो भी कहीं ना कहीं ग्रामीणों के मन में भी ये एक बात थी। ये हम लोग जब जनता के मन की बात जानने पहुँचे तब ये बातें निकल के आईं। उधर राजवीर सिंह बघेल के लिए प्लस ये दिखाई देता रहा कि उनके साथ युवाओं भी हमें जनसंपर्क में दिखाई दिए, बुजुर्ग वरिष्ठ भी उनके साथ दिखाई दिए। और जो परिवार का जो बात ठाकुर राजवीर सिंह बघेल प्रारंभ से कहते रहे, जो पारिवारिक मतदाताओं और उनके बीच का जो पारिवारिक रिलेशन की जो बात होती रही, वो अंतिम दौर तक इसको ही उन्होंने फोकस किया और इसी को केंद्र में रखकर उन्होंने पूरे चुनाव का प्रचार का जो सिलसिला है उसको पूरा किया। विश्लेषण और बारीकी अध्ययन हमें ये इस ओर इंगित करते हैं कि यहाँ पे माहौल कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। ये हमारा विश्लेषण है और स्थिति पूरी तरह से 3 तारीख को स्पष्ट होगी। अब इधर सोनकच्छ की बात करते हैं तो यहाँ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा, बड़ा नाम है, और उनके सामने भाजपा से डॉक्टर राजेश सोनकर, जिनका मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि सबसे पहले टिकट फाइनल हुआ, उनको बहुत कुछ समय भी मिला और उनने जो चुनाव लड़ने के जो सलीके हैं, जो बेहतर मैनेजमेंट है, उस तरह से उनने चुनाव लड़ा भी। प्रारंभ में बाहरी प्रत्याशी होने की बात जब टिकट फाइनल हुआ था तब ये होती रही, हालांकि अंतिम दौर चलते चलते तक ये बात बहुत ज़्यादा हमें इशू इसमें दिखाई नहीं देता। प्रारंभ कुछ गांव में तो हम लोग हमारी टीम पहुंची भी थी, लेट नाइट जब सोनकर जनसंपर्क में थे तब हमारी टीम भी पहुंची। उधर वो जनसंपर्क करते थे, इधर हम लोग गांव के लोगों से मिलते, ग्रामीणों से बातचीत करते। कई जगह हमें विकास को लेकर सड़कों के मुद्दे भी सामने आए कि कई बहुत बरसों हो गए हैं लेकिन गांव की इन सड़कों का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भी नाराज़गी दिखती रही। एक और बड़ा इशू जो इसमें सामने ये आता रहा कि कांग्रेस प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा के व्यवहार या उनका जो व्यवहार, हालांकि ये बात भी सामने आती है कई बार शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी से जब हमारी बातचीत होती है साक्षात्कार में, और वो अपने अनुभव बताते हैं कि, और विश्लेषक भी कई बार ये कहते हैं कि सज्जन सिंह वर्मा और सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाताओं का रिलेशन है वो बहुत पुराना है और बहुत गहरा है उनकी कनेक्टिविटी। लेकिन वीडियो वायरल हुए, कई बार ये भी बातें आती रहीं कि उनका जो व्यवहार है, उनके बात करने के जो तरीके हैं वो इशू बन सकता है। और इधर सोनकर को लेके ये बात उठती रही कि उनकी जो सहजता है, सरलता है, ये चुनाव में उनने इसको बजाने की कोशिश की। बहुत कुछ यहाँ का जो विश्लेषण है उस आधार पर हमें लगता है कि यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रिजल्ट जाता हुआ दिखाई देता है।
यहाँ पे भी स्थिति देखेंगे 3 तारीख को क्या है। हालांकि ये अभी तक का हमारा विश्लेषण है। अब बात रह जाती है बागली विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ पे भाजपा से मुरली भबरा मैदान में है और इधर कांग्रेस से दिग्विजय सिंह के करीबी गोपाल भोंसले। अब यहाँ पे हालांकि इन दोनों ही प्रत्याशियों ने बहुत सादगी से चुनाव का प्रचार किया। इधर कांग्रेस से मनोज होलानी लगातार उनके साथ रहे, प्रत्याशी के साथ, और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर चुनाव को पूरा जो एक सलीका है चुनाव लड़ने का वो सब उसको संपन्न भी करवाया। यहाँ संगठन मुरली भबरा के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता रहा और जिस दिन मुरली भबरा अपना पर्चा दाखिल कर रहे थे उस दिन विक्रम सिंह पवार भी वहां पहुंचे उस दौरान। हालांकि कुछ देर बाद भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल भी पहुंचते हैं। कहा जा सकता है कि संगठन भी वहाँ उनके साथ रहा। और बागली में यदि जो जिला बनाने वाला जो मामला है, जो भीतर की जो नाराज़गी यदि है, तो यहाँ जो पक्ष है, यहाँ का जो परिणाम है वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है यदि ये मामला बहुत गंभीर भीतर। हालांकि जब मैंने शुरू में भी कहा कि जब तक टिकट फाइनल नहीं हुए थे तब ये बहुत तेज़ी से चलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जब टिकट फाइनल हो गए दोनों ओर से तब चुनाव में ये बहुत बड़ा खुल के मुद्दा सामने नहीं आया। लेकिन अब भीतर क्या स्थिति रही है, मतदाताओं के मन में क्या रहा है, यदि ये ऐसा है और ये मुद्दा यदि केंद्र में है तो यहाँ माहौल कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। बहरहाल ये अपने और हमारी टीम के जब क्षेत्र में हम लोग चुनाव के दौरान या उससे पहले जब पहुँचे और वहाँ के लोगों से अलग अलग क्षेत्र में गांव में जो बातचीत की, उस आधार के ये विश्लेषण है। पूरी तरह से स्थिति और जो कुछ भी माहौल या जो भी रिजल्ट हैं वो तो 3 तारीख को ही स्पष्ट होंगे। वही माहौल को पूरी तरह से दिखाएंगे और इस समय तक तो एकदम साफ हो जाएगा कि ताज किसके सिर पर होगा। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।